औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फिजियोलॉजी पेज नंबर 35 से। आज हमने पढ़ना है गोल्जी अपरेटस। तो ये बेटा सेल के पार्ट्स पढ़ रहे थे हम। तो इसका सेल का जो पार्ट है वो गोल्जी अपरेटस, ये कैमिलो गोल्जी एक साइंसदान था, बायोलॉजिस्ट था, उसने दरियाफ़्त किया था। ईजाद नहीं, दरियाफ़्त। ईजाद तो अल्लाह ने ही किया हुआ है, लेकिन पहले तो आपको पता है सेल इतना छोटा होता, सेल ही नज़र नहीं आता। तो आहिस्ता आहिस्ता साइंसदानों ने जैसे माइक्रोस्कोप में जिद्दत आती गई और वो तहकीक करते गए, तो सेल के पहले तो सेल उनको नज़र आया, फिर सेल के पार्ट्स भी आहिस्ता आहिस्ता उनको नज़र आने लगे और उनके फंक्शंस भी उनको पता चलने लगे भी ये क्या क्या काम करते हैं। तो ये गोल्जी अपरेटस जो है वो कैमिलो गोल्जी ने ही दरियाफ्त किया था और उसने फिर इस पर रिसर्च की कि क्या क्या काम करता है ये। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं गोल्जी अपरेटस के। इससे पिछले वाले लेक्चर्स अगर किसी ने नहीं सुने तो वो सुन सकता है बेटा। उसमें हमने बड़े तफसील के साथ राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं बेटा गोल्जी अपरेटस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज गोल्जी बॉडी। इसका एक दूसरा नाम गोल्जी बॉडी भी है और गोल्जी कम्प्लेक्स और गोल्जी कम्प्लेक्स भी है। अब तीन नाम हो गए इसके, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कम्प्लेक्स। इट इज़ मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली। ये मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ, झिल्ली में लिपटा हुआ ऑर्गेनेली है, सेल का हिस्सा है, कंपोनेंट ऑफ सेल है। ठीक है, जो इससे पिछला हमने पढ़ा था राइबोसोम, वो मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ नहीं था, ये मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो कि ज़िम्मेदार है, फॉर पैकेजिंग करने का। जैसे हम बर्गर और शवारमा पैक करवा के लाते हैं, इस तरीके से ये मुख्तलिफ मटीरियल्स को अंदर पैक करता है। एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन, और लाइसोसोम बना देता है। एक जो पैक किया हुआ मटेरियल है उसको हम क्या कहेंगे, लाइसोसोम। गोल सा एक कतरे की शक्ल की कोई चीज़ बना देना पैकिंग करके फूड मटेरियल्स को, तो वो क्या कहलाएगा, लाइसोसोम। ठीक है बेटा। जैसे हमारी आँखें मुख्तलिफ काम करती हैं, देखने का, नाक सूंघने का, कान सुनने का, दिल खून को पंप करने का, मैदा हाजमे का काम करता है। तो इसी तरीके से सेल के जो ये पार्ट्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, ये भी सेल में मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। जैसे हमारा मैदा हाजमे का काम करता है, तो उसमें लाइसोसोम हाजमे का काम करता है। समझ आ गई। तो इसी तरीके से ये गोल्जी अपरेटस भी क्या बना रहा है, लाइसोसोम। ठीक है। फंक्शन क्या है, टू फॉर्म लाइसोसोम, लाइसोसोम बनाना। ठीक है, ये फंक्शन आ गया इसका बेटा, पहला फंक्शन है टू फॉर्म लाइसोसोम, लाइसोसोम बनाना। टू फॉर्म स्क्रीटिंग सेल्स, खारिज करने वाले सेल्स बनाना। अब लाइसोसोम का काम हाजमे वाला है बेटा। जैसे हमने पेशी और पखाना खारिज करना होता है, इसी तरीके से इसने भी कुछ ना कुछ चीज़ें खारिज करवानी होती हैं। सेल के अंदर भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रही हैं वहाँ भी, ज़ाहिर बात है उनको सेल से खारिज तो करवाना ही करवाना ना। तो ये सहूलत के साथ पैक करवा के उस पखाने को या बेकार चीज़ों को पैकिंग करवा के, ताकि वो खिलरे ना, बिखरे ना, और उसको एक्सक्रीट करवा देता है। ठीक है, बाहर करवा देता है स्क्रीटिंग। दिस इज़ द एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ प्रोटीन। ये इजाफी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है किसका, प्रोटीन का। डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ तकसीम होती है प्रोटीन। एंड लिपिड, और लिपिड का फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहे थे, प्रोटीन तैयार कर रहे थे। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन तैयार कर रहा था, और लिपिड किस में तैयार होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये इजाफी सेंटर कौन हो गया आपका, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टू फॉर्म टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो है क्या होगा, ये लिपिड और प्रोटीन का इजाफी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। उसमें भी लिपिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है। तो लिपिड प्रोटीन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी उसकी ज़रूरत है। और ये बना कौन रहे थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। एंड स्क्रीटिंग वेसिकल्स, और क्या खारिज करता है, ये वेसिकल्स खारिज करता है। गोल गोल दाने क्या हैं, वेसिकल्स। इट मॉडिफाइज एन ओलिगोस्क्राइड
एन ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, एक होता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ये शुगर हैं बेटा। तो ओलिगोसेक्राइड में मानो में एक शुगर मालिक्यूल होता है, डाई में 2 शुगर मालिक्यूल, ओलिगो में 3 से 10 शुगर मालिक्यूल। हम पढ़ के आए थे बायोकेमिस्ट्री में। तो ये जो नॉर्मल ओलिगोसेक्राइड है इसमें तरमीम करता है। ये मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तरमीम करना। पहले से जो चीज़ मौजूद हो, जैसे पुरानी कारें हैं और उनमें एसी वगैरह तो नहीं आता था लग के, लेकिन अगर कोई बंदा पुरानी कारों का शौकीन हो और वो किसी कारीगर के पास ले जाकर यार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किसी भी तरीके एसी फिट कर दे, तो वो उसमें कोई नट शट बोल्ट वेल्ड करके कुछ कर करा के उसके अंदर एसी लगा दे, तो उसको क्या कहेंगे, मॉडिफिकेशन। तो इसी तरीके से एन ओलिगोसेक्राइड को क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा, तरमीम कर देगा। दिस इज़ द साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, और ये कार्बोहाइड्रेट की भी जगह है और प्रोटीन की भी जगह है। ठीक है, प्रोटीन बनती उसमें है, इसमें राइबोसोम में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और पाई कहाँ जाएंगी, गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी नाम इसके 2-3 थे, गोल्जी, हाँ गोल्जी कम्प्लेक्स में, इसमें पाई जाएंगी। अगला आ जाएगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, ये खुद ब खुद अपनी नस्ल बढ़ाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। ठीक है, इसकी तादाद जब बढ़ती है ना तो खुद ब खुद ही अंदर तकसीम होता रहता है। थ्रेड लाइक मेम्ब्रेन, धागे की तरह की इसकी झिल्ली है, मेम्ब्रेन है। दैट सिंथेसाइज हाई एनर्जी फॉस्फेट, जो हाई एनर्जी फॉस्फेट तैयार करती है। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, तैयार करना। देयर फॉर, यही वजह है, इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको हम पावर हाउस कहते हैं सेल का। ये इसका नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा, ये देख सकते हैं आप अच्छे से। इसका खुद का डीएनए है, ये ब्लू जो नज़र आ रहा है ये खुद का डीएनए है, और इसके खुद के राइबोसोम है, ये ग्रीन ग्रीन जो नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम है। इसके अंदर कुछ लेसदार मादा होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, और इसके अंदर F0 पोर्शन और F1 पोर्शन भी होते हैं, ये छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। और उसके बाद ये उभार हैं मेम्ब्रेन के, डबल मेम्ब्रेन और मिलिप्टा ऑर्गेनेली है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्रिस्टी कहते हैं, ये क्रिस्टी है। ठीक है, उसके बाद ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मेम्ब्रेन के दरमियान में जो खाली जगह उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और ये एक इनर मेम्ब्रेन है और एक ये आउटर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ ऑर्गेनेली है, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोई पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया क्या है तो आपने बताना पावर हाउस ऑफ द सेल। मरूजी बन सकती है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या क्या काम करता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट तैयार होता है इसके अंदर। और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कौन है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया है। ये इसकी खसूसियात हैं। स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है बेटा, ये दिया हुआ है। इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 लिपिड बाइलेयर, ये भी मुश्तमिल है 2 लिपिड की बनी यानी चिकनाई की बनी लेयर्स पर। बाई का मतलब क्या है, 2, बाई लेयर्स पर प्रोटीन मेम्ब्रेन, ये 2 लिपिड बाई लेयर प्रोटीन मेम्ब्रेन है, लिपिड की भी हैं और प्रोटीन की भी हैं। जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है, तो इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में भी लिपिड भी और प्रोटीन भी है। कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ये लिखा हुआ भी है ऊपर वाली पिक्चर में, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो उसके बाद आ जाएगा आपका साइज़ क्या है इसका, इट हैज़ डिफरेंट साइज़ एंड शेप, इसके मुख्तलिफ साइज़ और शेप हैं, शक्लें हैं। इट इज़ मोटाइल, ये हरकत करता है, मोटाइल का मतलब ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकता है। लोकलाइज और लोकलाइज भी होता है। लोकलाइज जो हरकत ना करे, जहाँ पैदा हुआ है वहीं पर है, वो लोकलाइज भी है और ये मोटाइल भी है। एट इंट्रासेलुलर साइट्स, सेल के अंदर जो जो जगह हैं वहाँ पर ये लोकलाइज भी होता है और हरकत भी करता है। फॉर मैक्सिमम एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के लिए। इट इज़ वाइड, ये चौड़ा होता है 0.1 to 1 माइक्रोमीटर। कोई पूछ ले कितनी है इसकी चौड़ाई, आधे माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। 0.5 का मतलब क्या है, हाफ, आधा। एंड लेंथ अप टू 10 माइक्रोमीटर, और इसकी लंबाई जो है वो 10 माइक्रोमीटर। ये मरूजियाँ बन सकती हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है 4 नंबर का। राइट द नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक बच्चा था मेरे पास, वो माइटोचॉन्ड्रिया पढ़ता था, बस CH को चे पढ़ता था। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, चॉन्ड्रिया नहीं है।
ठीक है। शेप क्या है इसकी, शक्ल क्या है, दीज आर इलोंगेट इन शेप, ये लंबूतरे हैं शक्ल में। इलोंगेट का मतलब क्या होता है, लंबूतरे होना। लाइक एज सिगार शेप, जैसा सिगार होता है, बड़ी वाली सिगरेट जो होती है उसको क्या कहते हैं, सिगार। दीज आर सिंगल एंड ब्रांच्ड, ये सिंगल भी होते हैं और शाखदार भी होते हैं। ब्रांच्ड का मतलब क्या होता है, शाखदार होना। ठीक है। कंपोजिशन क्या है इसकी, प्रोटीन एंड लिपिड्स इन लोअर क्वांटिटी, प्रोटीन और लिपिड इसमें कम मिकदार में पाई जाती हैं। एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट इन इट, और थोड़ी सी क्वांटिटी डीएनए की भी और आरएनए की भी मौजूद होती है। प्रोटीन और लिपिड भी थोड़ी सी क्वांटिटी में होते हैं और थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी ही डीएनए और आरएनए की भी होती है। कोई पूछ लेता है क्या क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपने बताना है थोड़ी थोड़ी मिकदार में लिपिड और प्रोटीन और थोड़ी सी मिकदार डीएनए और आरएनए की भी होती है। फंक्शन क्या करता है, काम क्या करता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इज़ फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज़्यादा मिकदार में जो एटीपी है एनर्जी की एक किस्म है। ए से एडिनोसन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट, एडिनोसन ट्राई फास्फेट। ठीक है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये किस में बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। पायरोविक एसिड, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोलाइन ए, COA का मतलब है एसिटाइल कोलाइन ए। तो ये पायरोविक एसिड, ये एसिड है, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, ये तीनों के तीनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटाइल कोलाइन ए में। और फिर ये एसिटाइल कोलाइन ए क्या करता है, द एसिटाइल कोलाइन ए इज ब्रोकन, और ये एसिटाइल कोलाइन ए भी टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये सेल के अंदर बनती कार्बन डाइऑक्साइड, सेल से फिर होती हुई सांस के ज़रिए बाहर निकाल दी जाती है क्योंकि ये हमारे लिए बेकार है। और ये हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के साथ मिलती है जो हमने सांस के ज़रिए लेके गए हैं, तो क्या बनता, वाटर बनता, पानी। कुछ हम यूज़ कर लेते हैं और कुछ पानी भी पसीने के ज़रिए या सुसु के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है। और जो ये बांध टूटते हैं पायरोविक एसिड, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड के और एसिटाइल कोलाइन ए के, इनके बांध टूटने से क्या बनती है, एनर्जी, ATP। तो इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद आ गया न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस भी पढ़ लेते हैं, आज कंप्लीट हो जाएगा ये। तो इसके बाद जो है टिश्यूज शुरू हो जाएंगी, सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज। आज सेल एंड हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अब ये मरूजी बन सकती है कि कंट्रोल सेंटर कौन सा है, वो न्यूक्लियस है। पावर हाउस कौन सा था, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ द सेल। अब ये सेल के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ज़ाहिरी फंक्शन, तभी काम, ठीक है, बायोकेमिकल, जानदारों में होने वाले केमिकल रिएक्शन, और रिप्रोडक्टिव और अमले तौलीद के, नस्ल बढ़ाने के जो काम हैं, इन सब का जिम्मेदार है कौन, सेल। सेल का न्यूक्लियस, सॉरी सेल नहीं, सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है फिजियोलॉजिकल कामों का भी जिम्मेदार है, बायोकेमिकल कामों का भी जिम्मेदार है और रिप्रोडक्टिव कामों का भी जिम्मेदार है। इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा दिमाग, पूरी बॉडी को कौन करता है कंट्रोल, हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। तो सेल के अंदर कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। तो सेल का दिमाग कह सकते हो आप इसको। ठीक है। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये आमतौर पर यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। आपको पता है बेटा, न्यूक्लियस के एतबार से सेल की दो किस्में हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ प्रो मीन नो, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक में यू मीन यस, यू मीन प्रो मीन नो, यू मीन यस। तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसको बेटा क्या करेंगे, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है सेल का। सेल के अंदर जितने फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और रिप्रोडक्टिव काम होते हैं उनका जिम्मेदार है और ये आमतौर पर यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ये नीचे बेटा इसकी पिक्चर दिखाई गई है, ये देख लेंगे जामनी से कलर का क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये इसके ऊपर ये फूल से दिखाए गए हैं न्यूक्लियर पोर हैं। पोर कहते हैं सुराखों को, साइटोप्लाज्म कहते हैं सफ़ेदी को, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है मटेरियल उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान मटेरियल का जो तबादला होगा वो इन न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए होगा। ठीक हो गया। तो
ये देखें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बैरूनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये दूसरी क्या दिखाई गई है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसके बाद क्रोमाटिन दिखाए गए हैं, इसमें ये ब्लू कलर के क्या दिखाए गए हैं, क्रोमाटिन दिखाए गए हैं। और ये न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस होता है, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये न्यूक्लियस के साथ ही जुड़ा होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम कल पढ़ के आए हैं कल पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, न्यूक्लियर इनवेल्व। न्यूक्लियस के बाहर जो लिफाफा होगा उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर इनवेल्व। आपने देखा होगा कभी जब हम अंडा तोड़ते हैं तो अंडा टूट जाए तो जर्दी यूं की यूं रहती है, उसकी शक्ल ख़राब नहीं होती जब तक उसमें चम्मच मार के ना तोड़ें। तो जब चम्मच मारते हैं तो अक्सर नज़र आता है बारीक सी झिल्ली उतरती है, तो वो बारीक सी झिल्ली क्या था, आपका न्यूक्लियर इनवेल्व। और वो दो मजीद झिल्लियों पर मुश्तमिल था, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इतनी बारीक होती हैं कि आम आँख से नज़र नहीं आती, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो फिर आ जाएगा बेटा साइज एंड शेप। साइज एंड शेप क्या है इसकी, न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल इज़ यूजुअली इन स्फेरिकल साइज। न्यूक्लियस जो है हर सेल का वो गोल होता है, ठीक है, क्या होता है, एंड शेप, साइज में भी और शेप में भी क्या होता है, गोल होता है। और 4 to 10 मिलीमीटर इन डायामीटर, और इसकी गुलाई कितनी होती है, 4 से 10 mm। ठीक है, 4 से 10 मिलीमीटर डायामीटर में होता है। स्ट्रक्चर क्या है इसका बेटा, बनावट क्या है, इट इज़ मेड बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये बना हुआ है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पे, ये अभी बहस करके आए बेटा। न्यूक्लियर इनवेल्व को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस प्लाज्मा एंड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस प्लाज्मा, न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होगा मटेरियल उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस प्लाज्मा। और क्रोमोसोम होते हैं इसमें एंड न्यूक्लियोलस। और बीच में न्यूक्लियस के अंदर एक और ये गोल दायरा बीच में बना हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोलस कहेंगे। तो ये इन चीज़ों पर मुश्तमिल है, इसकी ये बनावट थी, स्ट्रक्चर था। ठीक है, कंपोजिशन क्या है, क्या क्या होता है इसमें, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वाटर 80%, इसके अंदर पानी होता है 80%। ठीक हो गया बेटा। तो एंड ड्राई वेट 20%, और दूसरा वेट कितना होगा 20%। तो 80% और 20%, 80% और 20% दोनों मिलके कितने बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे। और इस 20% में से भी क्या होगा, इन विच DNA 18%, DNA कितने परसेंट होगा, 18%, और RNA कितना होगा 2%। तो ये 18 और 2 कितना हो गया 20, 20 और 80 कितना हो गया 100। तो बेटा कोई पूछ लेता है तो वाटर कितना है न्यूक्लियस के अंदर 80%, और बाकी का वेट कितना है 20%। कोई पूछ लेता 20% में से DNA कितना है, तो आपने बताना DNA 18% है, और RNA कितने परसेंट है, 2% है। तो फंक्शन क्या है इसके, काम क्या है, इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये पहले ही आ चुका है कि ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। इट कंट्रोल्स द प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैसेंजर RNA। ये मैसेंजर RNA की तरफ से जो प्रोटीन की तैयारी हो रही होती है उसको भी कंट्रोल करता है। प्रोटीन की तैयारी कर तो रहा होता है राइबोसोम, लेकिन कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, मैसेंजर RNA पैगाम लाया, प्रोटीन तैयार राइबोसोम कर रहा है, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। ठीक हो गया बेटा। इट हेल्प्स इन द हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है, विरासती मादा। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात का मुंतकिल होना, वो क्या कहलाता है, हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी आधी चीज़ें, आँखें या अब्बू की तरह या अम्मी की तरह, बाल अब्बू की तरह या अम्मी की तरह, रंग अब्बू की तरह या अम्मी की तरह, तो सेम टू सेम ये क्या थी, हेरिडिटरी मटेरियल से आई हैं ये इन्फॉर्मेशन। और इसको ट्रांसफॉर्म करने से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, उसमें भी कौन हेल्प करता है, आपका न्यूक्लियस करता है। इट कंट्रोल्स द सेल डिवीजन, और सेल के तकसीम होने को भी कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म में जितने काम हो रहे हैं उनको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस। तो ये सारे कंट्रोल फंक्शन है, तो इसलिए इसको ओवरऑल क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं बेटा। तो आज के लिए हमारा ये इतना ही था। तो अब टिश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेल जो है वो एंड हो गया है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।